कोई भी बिजनेस हो, मार्केटिंग का प्लान हो या कोई भी इन जनरल प्लान हो, उसके लिए स्ट्रेटजी का होना बहुत लाजमी है। और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि क्या वो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे मिलकर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनती है और किन चीज़ों के बारे में आपको उसका पता होना चाहिए। आज की दुनिया में कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिजिटल एक्सप्रेशन के बगैर बिल्कुल अधूरी है। अब डिजिटल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल आपने एक एडवर्टाइजिंग प्लान बनाया है और आप उस एडवर्टाइजिंग प्लान को बना के समझते हैं कि यार मैंने तो बड़ी मेहनत की है इस एडवर्टाइजिंग प्लान को बनाने के अंदर और मुझे इसमें कोई डिजिटल एलिमेंट नहीं चाहिए। डिजिटल एक्सप्रेशन का मतलब है डिजिटल एलिमेंट। तो वो मेरे नज़दीक आजकल के करंट दौर में उसके फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट विच यू आर सेलिंग। लेकिन अगर आपकी डिजिटल प्रेजेंस नहीं है, आपकी डिजिटल स्ट्रेटजी नहीं है, आप डिजिटल इन्वायरमेंट को नहीं जानते, अपने कस्टमर को नहीं जानते जो डिजिटली वेरी वेल अवेयर है, तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने इन भाई साहब की एक पिक्चर दिखाई थी, जो रात के प्रॉबेबली 12 बजे उनको नींद नहीं आ रही और वो सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं अपने बेड में और उनके हाथ में उनका मोबाइल फ़ोन है और वो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर अंधेरे में सर्फिंग कर रहे हैं। प्रॉबेबली वो कपड़े खरीद रहे हैं या फेसबुक के ऊपर कुछ देख रहे हैं या टिकटॉक के ऊपर कुछ देख रहे हैं। बट ही इज़ अवेक और चांसेस ये हैं कि वो आपके ब्रांड से कोई चीज़ खरीद भी सकेंगे या खरीदना चाहेंगे भी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, इस पर्टिकुलर हुलिये के अंदर भी। अब अगर हमें थोड़ा-सा हम पास्ट के अंदर जाएँ तो हमें याद आता है कि जी एक बल्कि अभी भी ऐसे ही है कि एक ब्रांड दुकान बनाता है, बड़े पैसे खर्च करता है, कस्टमर तैयार होता है, तैयार होके उस ब्रांड के अंदर उस ब्रांड की शॉप के ऊपर जाता है, वहाँ से जाके चीज़ें खरीदता है। दिस यूज्ड टू बी द बाइंग बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर कस्टमर। लेकिन आजकल के दौर के अंदर हो सकता है कि ये कस्टमर इस टाइम बैठा गुल अहमद की या किसी और ब्रांड की कोई शर्ट खरीद रहा है, लेकिन उसका आप अपना हुलिया देखें कि ही इज़ इन हिज़ ओन कम्फर्ट ज़ोन, ही इज़ लाइंग डाउन एंड ही इज़ बाइंग एंड ही इज़ स्पेंडिंग मनी ऑन योर पर्टिकुलर ब्रांड शॉप। अब जब इस तरह का कस्टमर आपका है और इस तरह की चीज़ें चेंज हो रही हैं, एज ए ब्रांड यू नीड टू बी वेरी वेरी वरीड। और अगर आप वरी नहीं करेंगे तो आप कोई भी टैक्टिक्स नहीं बना सकते, कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बना सकते, कोई भी प्लान नहीं बना सकते। और अगर आपके पास इस तरह के पर्टिकुलर कस्टमर को टारगेट करने का कोई प्लान नहीं है तो क्या होगा? इवेंचुअली योर ब्रांड इज गोइंग टू बी बिकम ए फेलियर। और हमने पास्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स देखे हैं कि जिन्होंने डिजिटाइजेशन को निगलेक्ट किया। वो ये समझ रहे कि ये वक्ती तौर के ऊपर एक ऐसी चीज़ है कि जो फॉर द टाइम बीइंग इट एग्जिस्ट, लेकिन इसके वक्त के साथ सही चली जाएगी। और इवेंचुअली हमने देखा कि उनको फिर या तो अपना बिजनेस को शट डाउन करना पड़ा या फिर उन्होंने अपनी हैबिट्स को चेंज किया और उसके बाद दोबारा अब वो इमर्ज होने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास नोकिया की आती है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम नोकिया यूज्ड टू बी द मार्केट लीडर ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। लेकिन क्या अभी भी ये केस है कि अभी भी नोकिया जो है वो मार्केट लीडर है? इसका सवाल आपको खुद पता होना चाहिए और इसके बारे में हम आगे चल के बात भी करेंगे। अब डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी जब आप बनाते हैं तो आप किस चीज़ के बारे में मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं? अब ज़ाहिर-सी बात है, आपने ये देखना है कि मैं कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करूँगा, उस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर किस तरीके से मैं एडवर्टाइज़मेंट करूँगा, क्या मेरा प्लान होगा। लेकिन इतने सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, किस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करते हुए मैंने क्या काम करना है, ये सारे के सारे आंसर्स किस तरीके से आपको पता लगेंगे, इस लेक्चर में हम उसके बारे में बात करेंगे और उसी को देखते हुए हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म आपके पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिनेरियो के लिए बेहतर है और किस तरह आप उस प्लेटफ़ॉर्म से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऐसा बिज़नेस है कि जिसमें आपका कस्टमर फेसबुक पे एग्ज़िस्ट करता है और लिंक्डइन पे एग्ज़िस्ट नहीं करता, तो लिंक्डइन के ऊपर पैसे लगाने का फ़ायदा कोई नहीं है। जो पैसे आपने एडवर्टाइज़िंग के लिंक्डइन पे खर्च करने हैं, वो आप फेसबुक पे खर्च करें। अब अगर हम साउथ एशियन मार्केट की बात करते हैं, तो कौन-सा ऐसा नेटवर्क है जो साउथ एशियन जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया है, बांग्लादेश है, इन मुल्कों में कौन-सा ऐसा सोशल नेटवर्क है कि जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा पैसे लगाने चाहिए इन ऑर्डर टू एडवर्टाइज़ योर प्रोडक्ट? और अगर हम चाइना की बात करें, तो कौन-सा ऐसा नेटवर्क है कि जिसमें चाइना में आपको सबसे ज़्यादा पैसे लगाने चाहिए? ये ज़रा क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन का आंसर ज़रा नीचे कमेंट्स के अंदर लिखें और उसको फिर हम इसकी डिस्कस भी करेंगे कि क्या आपका आंसर ठीक है या आपका आंसर गलत है। और मार्केटिंग स्ट्रेटजी की जब हम बात करते हैं तो मैं कुछ पिक्चर्स अब आपको दिखाऊंगा। दीज आर सम लोगोज ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एंड ब्रांड्स विच आर वेरी वेल नोन ब्रांड्स। और आपने मुझे बताना है कि उनकी डे वन से
क्या स्ट्रेटजी रही है और वो अपने ब्रांड के बारे में क्या पोर्ट्रे करना चाहते हैं। अब लम्स, anyone who is from Pakistan या from South Asia, they are well aware what is LUMS. It is a university in Lahore. It is one of the top business schools in Pakistan as well as in Asia. Double ACSP उनके पास accreditation भी है. They have a very limited student faculty and it is from day one. 80s के अंदर जब when they opened up the school, especially the business school, they decided कि हमने एक certain category का student लेना है और उस certain category के student को हमने पढ़ाना है और उसको groom करना है और उसके बाद हमने उसी तरीके से अपनी बाकी strategies को भी उसके साथ attach करना है। जिस तरह इंडिया के अंदर IIM probably एक बहुत बड़ा इदारा है मैनेजमेंट एजुकेशन का, इसी तरीके से पाकिस्तान में भी लम्स उस लेवल का माना जाता है। अब मुझे आप ये बताएं एज ए स्टूडेंट कि लम्स या IIM के अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं उनके ब्रांड में और उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में, क्या वो हिस्से होंगे, क्या वो चीज़ें होंगी कि जिसके थ्रू वो अपने ब्रांड को पोर्ट्रे करते हैं। क्या लम्स हर स्टूडेंट को एडमिशन देता है या क्या लम्स का कोई पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द स्टूडेंट है। एक बड़ी मशहूर चीज़ है जो अक्सर एक गलत मैं उसको कहूँगा कि गलत इंप्रेशन भी दिया जाता है कि जी लम्स में सिर्फ अमीर लड़के लड़कियाँ पढ़ते हैं। इज़ इट ट्रू? इज़ इट रियली ट्रू? इसके बारे में ज़रा सोचें, मुझे कमेंट्स के अंदर जवाब दें और क्लास के अंदर आपने जवाब देना है। क्या इज़ इट रियली ट्रू या लम्स का कोई मार्केट सेगमेंट कोई ऐसा है कि जिसके बारे में वो स्ट्रेटजी बनाते हैं और वो डे वन से उसी की स्ट्रेटजी बना रहे हैं और उसी स्टूडेंट्स को वो कैप्चर करते हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स को कैप्चर करते हैं जिन स्टूडेंट्स को लेना चाहते हैं। बाकी तमाम को ना वो एडवर्टाइज करते हैं, ना वो बताने की कोशिश करते हैं कि हु वी आर। वाई? बिकॉज प्रॉबेबली दे डोंट हैव स्पेस। सेकंड नंबर के ऊपर LSE, इट्स considered as a second tier university in the city of Lahore. Second number के ऊपर है again a big brand. Lahore School of Economics is the full form. They also started in the 80s. They have developed their brand especially in the corporate sector. ज़्यादातर corporate sector के अंदर hiring जो है वो LSE से की जाती है और again it's majorly known for business school. Why corporate sector is hiring graduates of LSE? What LSE is doing? What is their marketing strategy? Have we seen advertisement of LSE? Have we seen any newspaper ad of LSE? Have we seen any digital marketing ad of LSE? और अगर हमने नहीं देखी LSE की कोई ad, तो भी कैसे स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं? वहाँ में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि जी वो जी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी जिसकी वजह से जाते हैं वहाँ। इज इट रियली द केस? थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो। टोयोटा करोला पूरी दुनिया में मशहूर है। इट्स अ वेल नोन ब्रांड, पूरी दुनिया में बिकता है। करोला इज बीइंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम एग्जांपल लें तो पाकिस्तान के अंदर एक जनरल सेगमेंट है मार्केट का कि जो करोला को यूज़ करता है। वो सेगमेंट क्या है? सोचें ज़रा गहरी, गिव इट अ थॉट कि टोयोटा करोला वर्सेस होंडा सिविक, दोनों सेम टीयर की गाड़ियाँ हैं, सेम कैटेगरी की गाड़ियाँ हैं, लेकिन टोयोटा करोला लेने वाले कौन लोग हैं? इंप्रेशन क्या है कि टोयोटा करोला कौन खरीदता है? और क्या टोयोटा करोला अपनी एडवर्टाइजमेंट को या अपनी एक्टिविटीज़ को, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को टारगेट करता है उन पर्टिकुलर या उस पर्टिकुलर सेट ऑफ कस्टमर्स के ऊपर या नहीं करता? इसके ऊपर सोचिए और इसके ऊपर भी आप मुझे बताइए। खाड़ी, look at the picture. What exactly does this picture portray? It's a young woman. Does she look like she's working somewhere? What Khadi is trying to show here? What type of clothes are we making? It's a well-known brand, probably one of the top clothing brands of Pakistan. They started from a small shop. Now they are everywhere, and they are selling a lot of clothes. So, what exactly Khadi marketing strategy is, and how are they targeting their customers? In comparison with Khadi, this is a brand called Nishat. Nishat probably कपड़े प्राइसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे बताएंगे क्या दोनों की प्राइसेस सेम है या नहीं है, लेकिन दोनों की एड्स के अंदर जो आपको मॉडल्स नज़र आ रहे हैं उनमें मेन फ़र्क क्या है? सोचिए ज़रा, गौर से देखें। ये खादी की एड है जिसकी ये मॉडल है और ये एड निशात की है। इट सेज समवेयर समथिंग इनक्रेडिबल। ये कौन लोग हैं इस पिक्चर के अंदर जो आपको नजर आ रहे हैं? व्हाट एग्जैक्टली आर दे ट्राइंग टू पोर्ट्रे? व्हाट निशात इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे थ्रू दिस एडवर्टाइजमेंट? क्या स्ट्रेटजी है उनकी? व्हाट इज देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजी? और से देखें, क्या ये आपको एक वर्किंग वुमेन लग रही है? राइट साइड के ऊपर जो जिसने ऑरेंज कलर का कुर्ता पहना हुआ है
उनको देखें आप, does she look like she is a working woman and she is in office? What do you think? Or that's, or all of these people, they look like, all of these girls, they look like they're sitting in a university environment. They're just enjoying. So Nishad is probably targeting university going students, and Khadi is not. Is that the case? We don't know. If that is not the case in your personal point of view, then is Nishad using a right marketing strategy for their advertisement? Think about it. आइए मैं अब आपको ऐड दिखाता हूँ UMT के बारे में. UMT, it's a private university in Lahore. Again, it's probably on number 3 or number 4 in terms of quality of education. Massive student body, more than 20,000 students on campus, good infrastructure, good faculty, good resources. लेकिन आप इसकी ऐड को देखें, जो डिजिटल ऐड इन्होंने बनाई फॉल 2020 की कैंपेन के लिए, और उसकी बेस के ऊपर आपने मुझे बताना है कि व्हाट UMT इज ट्राइंग टू शो, व्हाट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी दे आर, व्हाट आर दे ट्राइंग टू शो टू द स्टूडेंट्स, टू द अपकमिंग स्टूडेंट्स के हम कौन हैं, आप अगर आएंगे तो आपका एक्सपीरियंस क्या होगा, क्या हम दिखाते हैं, क्या हम प्रोवाइड करते हैं, और अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो किस तरह की एजुकेशन आपको मिलेगी. आइए लेट्स हैव अ लुक एट इट. It's all out there. The challenge, the cost, the dream you had when you were a kid. The things that nobody believed you could do. It's out there and defined. Begin your journey with us in UMT. I'm Lela, a student of MBA at School of Business and Economics. I graduated from UMT with immense pride, and this place will truly be missed. UMT, always my first choice. अब आपने UMT की ऐड देखी, सोचिए इसके ऊपर और मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि UMT ने क्या पोर्ट्रे किया. और लम्स या LSE, आप उनकी वेबसाइट्स को विज़िट करें और UMT की वेबसाइट को भी विज़िट करें अगर आप इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ को नहीं जानते. और UMT की मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट भी दिखाई, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, और इन तीनों को कंपेयर करके आप मुझे बताएं कि क्या वे विल यू प्लेस UMT नंबर 1 एंड नंबर 2, व्हाट इज़ द मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ UMT, किन स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाह रहे हैं. मार्केटिंग स्ट्रेटजी में हम एक स्टेटमेंट या सेंटेंस बहुत यूज़ करते हैं. इट सेज कि अ ब्रांड दैट अटेम्प्ट्स टू बी ऑल थिंग्स टू ऑल पीपल हैज़ ए पोटेंशियल टू व्हाट. थिंक अबाउट इट, कि एक ब्रांड जो अटेम्प्ट करता है टू बिकम ऑल थिंग्स ऑल पीपल, दैट हैज़ ए पोटेंशियल टू, व्हाट डू यू थिंक, टू पास, टू बिकम सक्सेसफुल, to become a very profitable brand, or to fail. That's another alternative. एक ब्रांड कि जो सब कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना चाहता है. By the way, there are a lot of segments. Can a brand satisfy all the segments? That is yet another question. But they try to do it. What do you think is going to happen? Are they going to pass? Are they going to fail? Are they going to be successful? In my personal point of view, they are most probably, most likely are going to fail. और उसकी रीज़न ये है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी ब्रांड हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, उसकी कैपेसिटी होती है, उसके पास एक लिमिटेड रिसोर्स होता है. और आप कोशिश ये करेंगे कि उस ब्रांड को उस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हर सेगमेंट को टारगेट करना है. इवेंचुअली इट विल गो टुवर्ड्स फेलियर. जब एक ब्रांड अटेम्प्ट करता है सब चीज़ें बनने के लिए, तो क्या होता है? सबसे पहले दे लूज फोकस, दे हैव अ लैक ऑफ फोकस, दे डोंट नो व्हाट दे वांट टू डू. क्लैरिटी का लैक होता है. दे डू नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली डू वी वांट टू डू. दे डू नॉट हैव क्लैरिटी व्हाट डू दे वांट टू डू. और उसकी वजह से वो चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं उनके एम्प्लॉयज़ के अंदर. उनके एम्प्लॉयज़ को भी नहीं पता होता कि हमने एक अच्छा रिसर्च स्कूल बनना है, हमने एक अच्छा टीचिंग स्कूल बनना है, या हमने एक अच्छा इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव स्कूल बनना है कि जिसके अंदर हम इंडस्ट्री को सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे. यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ. सेम थिंग गोज फॉर क्लोथिंग ब्रांड, सेम थिंग गोज फॉर स्पोर्ट्स ब्रांड. Lack of value proposition. Those brands, they do not know what exactly are we proposing to the market. Lack of positioning. कोई एक certain position वो in the mind of customers create नहीं कर पाते if they do not know what exactly do they want to become. Lack of self mirror. सबसे important चीज़ कि they are unable to see what are the mistakes which they are making. Why? Because they think, oh well, we are too big, we are satisfying everyone's demand. Well, in reality, they are not doing it.
They are probably satisfying demand of some people, but they are not satisfying demand of everyone. That is not physically possible. So they do not have that self mirror which tells them कि जी ये आप मिस्टेक्स कर रहे हैं और इन मिस्टेक्स की वजह से आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं। और इवेंचुअली सबसे पहला स्टेप फेलियर का ये होता है कि आपके एम्प्लॉयज़ आपको छोड़ के जाना शुरू हो जाते हैं। जब एम्प्लॉयज़ आपको छोड़ के जाना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद कस्टमर्स जाते हैं, और जब कस्टमर्स जाते हैं तो इवेंचुअली ब्रांड डज फॉल। और हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं कि जिनके बारे में आपको भी पता होगा। सो इट इज़ ऑलवेज आई से इट्स अ रुकी मिस्टेक कि व्हेन यू क्रिएट अ ब्रांड, व्हेन यू हैव अ ब्रांड, you say कि we want to satisfy everyone. No, you cannot satisfy everyone. You pick up your market. Lums has a market, LSE has a market, UMT has a market, Khadi, Nishat, Corolla, Civic, every brand has a market. और उस मार्केट को लेके आप चलें, उसके ऊपर फोकस करें और फिर मार्केट को आप एक्सटेंड करें विद द पैसेज ऑफ टाइम. That's how you are probably going to succeed. Otherwise, you're not going to succeed. अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हुए एक अच्छा स्ट्रेटजिस्ट काफ़ी चीज़ों के बारे में फोकस करता है, उनको लेके चलता है. मेरे नज़दीक टोटल 4 ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके बारे में तो आपने सोचना है और फिर 5 स्टेप्स हैं. और 5 स्टेप्स के बारे में मैं आगे चल के बात करूँगा, लेकिन ये 5 ऐसी चीज़ें क्या हैं जिसके बारे में स्ट्रेटजी वाले को या स्ट्रेटजी बनाते हुए जो सी लेवल मैनेजमेंट होती है, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव आता है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर आता है, चीफ लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी ज़्यादातर वही बना रहे होते हैं, उनको ये सोचने की ज़रूरत होती है. सबसे पहले द इन्वायरमेंट. व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट? बिजली चली गई, आप क्या करें भाई? आपने एक बिज़नेस शुरू किया साउथ एशियन मुल्कों में, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ बिजली बहुत ज़्यादा जाती है. अब आपने बिज़नेस शुरू कर लिया, आपने मिलियंस ऑफ रुपए उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन आपने ये सोचना ही भूल गए कि यार यहाँ तो बिजली बड़ी जाती है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं ये नहीं हमें पता, इधर टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के प्रॉब्लम्स क्या हैं हमें इस चीज़ का नहीं पता, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स क्या हमें नहीं पता. तो डू यू थिंक योर स्ट्रेटजी इज़ गोइंग टू सक्सीड? डू यू थिंक योर स्ट्रेटजी इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल? So a good strategist always think about the environment. If you know that the bijli is going to not be available, then you need to make sure कि वो आप strategy का उसका हिस्सा बनाए कि उसको हम किस तरीके से सोर्स करेंगे और उस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करेंगे. नंबर 2, द बिजनेस. बिजनेस का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सेठ साहब होते हैं. क्या आपने सेठ साहब को किसी किस्म का कोई कंसिडर किया है इन ऑर्डर टू मेक योर स्ट्रेटजी? हो सकता है आप खुद सेठ नहीं है, आप एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जो सैलरीड हैं, और आपके ऊपर एक सेठ साहब बैठे हुए चेयरमैन बन के या प्रेसिडेंट बन के. अब क्या प्रेसिडेंट साहब या चेयरमैन साहब को वो चीज़ पसंद आ रही है जो आप करने की कोशिश करें? आप कहते हैं जी मैं स्टेट ऑफ द आर्ट ये चीज़ करूँगा, जो शायद ठीक भी हो, लेकिन सेठ साहब कहते हैं नहीं यार, इस पर पैसे क्यों मैं खर्च करूँ? तो क्या आपने उसको कंसिडर किया? अगर सेठ साहब को आपकी वो स्ट्रेटजी पसंद नहीं है, तो डू यू थिंक योर स्ट्रेटजी इज गोइंग टू वर्क? इवन दो बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, लेकिन डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू वर्क? आई डाउट वेरी मच. और इसी वजह से एज ए स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट इज़ द फीडबैक ऑफ योर मैनेजर. व्हाट इज़ द फीडबैक डज द मैनेजर हैज़ जो जीएम का है. जीएम के पास चीफ मार्केटिंग ऑफिसर का फीडबैक किया, और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के पास सीईओ, और सीईओ के पास सेठ साहब का फीडबैक. जब ये सारी चीज़ें अलाइंड होंगी तो आपको काम करने के अंदर भी मज़ा आएगा और आपका काम सक्सेसफुल भी होगा. तीसरे नंबर पे है कस्टमर्स. अपने कस्टमर को जानिए. हमारा कस्टमर क्या कहता है साउथ एशियन मुल्कों का? मुझे सब कुछ चाहिए लेकिन सबसे सस्ता, हाई क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, पैसे नहीं मैंने देने. क्या ये बात सही है? क्या ठीक बात कर रहा हूँ मैं? कि एक कस्टमर है हमारा कि जो कहते हैं जी चाहिए मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लेकिन पैसे नहीं मैंने देने. ऐसे ही होते हैं हमारे कस्टमर्स. अब ऑन दी अदर हैंड अगर आप लेट्स से किसी डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द यूएस, वहाँ मेजर बड़े बड़े ब्रांड्स क्यों सक्सेसफुल हैं? उसकी वजह है कि कस्टमर ये देखता है कि क्वालिटी अच्छी है, लेट्स पे दैट मनी एंड बाय दैट पर्टिकुलर थिंग. इज दैट द सेम केस इन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका? इज इट द सेम केस? आई डोंट थिंक सो. और लास्ट कहते हैं कंपेरेटर. जब मुझे सब कुछ चाहिए सबसे सस्ता, तो फिर कंपनीज इमर्ज करती हैं ELO की तरह की. दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर. If you do not know this particular website, go visit this website. It is called exportleftovers.com, ELO.
अगर आप टाइप करेंगे गूगल में तो आपको आ जाएगी. इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स इन पाकिस्तान, और दे जस्ट हैव ए रिटेल ऑनलाइन प्रेजेंस, दैट्स इट. लेकिन व्हाट दे डू इज दे आर रीसाइक्लिंग क्लोथ्स. दे हैव अ फैक्ट्री इन द बैक एंड, दे मेक क्लोथ्स फॉर बिग ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड. जो चीज़ें बच जाती हैं उनको वो अपनी वेबसाइट के ऊपर बेचते हैं फॉर ए वेरी वेरी चीप प्राइस, और दे हैव hundreds and millions of orders on a daily basis. It's a brilliant brand, a brilliant idea. तो जब आप एक कपड़े का काम करने लगे हैं और आप कह रहे हैं कि जी मैंने बहुत बड़ा ब्रांड अपना ओपन करना है, यू नीड टू थिंक अबाउट योर कंपेटिटर्स के भाई कंपेटिटर्स ये लोग की तरह के भी मौजूद हैं इस टाइम मार्केट में. तो जो ये देखते हैं कि क्या मैं अमेरिकन ईगल का ट्राउज़र 700 रुपीज़ में खरीदूं ओरिजिनल, या मैं आपका उस ब्रांड का ट्राउज़र खरीदूं कि जो लोकल ब्रांड है और किसी को उसका पता नहीं है और उसकी प्राइस जो है वो 1500 रुपीज़ है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कंपेटिटर ऑल्सो. थोड़ी सी डिटेल के अंदर हम बात करते हैं अब. इन्वायरमेंट को आप ट्रेडिशनली मार्केटिंग में किस तरीके से असेस करते हैं, सोचें ज़रा. इन्वायरमेंट को आप किस तरीके से असेस करते हैं मार्केटिंग टर्म्स के अंदर. आई क्विकली स्किम थ्रू इट और दिस इज मोर ऑफ ए रिफ्रेशर. टेल मी व्हाट इज पेस्ट. इस स्टेज पे, स्पेशलाइजेशन की स्टेज के ऊपर आपको पेस्ट के बारे में पता होना चाहिए. दिस इज अ टूल टू अंडरस्टैंड इन्वायरमेंट. PEST stands for political, economical, social and technological trends. जिस मार्केट में आप ऑपरेट करने जा रहे हैं उसके ट्रेंड्स क्या हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, इकोनॉमिकल सिनेरियो क्या है, सोशल सिनेरियो क्या है. लोग रात को खरीदते हैं या दिन में खरीदते हैं, दुकानें 5 बजे बंद होती हैं या 5 बजे खुलती हैं. आप ओल्ड लाहौर के अंदर जाएं, मोस्ट ऑफ द शॉप्स देयर they open at about what 7 o'clock at night and then they work whole night, और सब दिन में आपको वो बंद मिलेंगी. तो इस तरह के ट्रेंड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए जब आप किसी मार्केट में ऑपरेट करने जा रहे हैं एंड व्हेन यू आर मेकिंग अ स्ट्रेटजी. ब्रांड की मैंने बात की थी, यू नीड टू अंडरस्टैंड द ब्रांड. अब लेट्स हैव अ लुक फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन दिस पिरामिड. क्विकली मैं इसमें दिखाऊंगा. आप एक पिरामिड से शुरू करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड योर ब्रांड. You look at the future attributes of your brand, you look at the functional benefits of your brand, emotional benefits को आप देखते हैं, फिर ब्रांड और प्रोडक्ट का आप पर्सोना बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए ह्यूमन करेक्टर. इसको मैं थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि लम्स का स्टूडेंट वर्सेस यूएमडी का स्टूडेंट दिखने में कैसे हैं, कोरोला का यूज़र वर्सेस सिविक का यूज़र दिखने में कैसे हैं, आईफोन का यूज़र वर्सेस सैमसंग S20 अल्ट्रा का यूज़र दिखने में कैसे हैं, मैकबुक यूज़र वर्सेस डेल XPS लैपटॉप यूज़र देखने में कैसे हैं. दैट इज़ कॉल्ड अ पर्सोना. सो एवरी ब्रांड हैज़ ए पर्सोना. So you develop a persona, you understand that persona, and then in the end, the brand idea comes, the essence of your brand. And when you understand all these things, you are able to create one of the best strategy there is. अब आइए मैं आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ. मेरे नज़दीक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एडवर्टाइजमेंट एनी डायरेक्टर हैज़ मेड. और इस एडवर्टाइजमेंट को देखें, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि इस एडवर्टाइजमेंट में जो कंपनी है वॉल्वो, वो क्या शो करना चाह रही है अपने ब्रांड के बारे में. I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection, a pair of legs engineered to defy the laws of physics, and a mindset to master the most epic of splits.
जी, अब आपने देख लिया एडवर्टाइजमेंट। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रा बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली आर दे ट्राइंग टू शो इन देयर एडवर्टाइजमेंट। किस चीज़ पे वो फोकस करना चाह रहे हैं। इस पिरामिड में से कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको मार्केटियर, एडवर्टाइजर, फिल्म मेकर, ऑल ऑफ दीज डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे। तीसरे नंबर पर है अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स। किस कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं। ये बंदा देखें, इज ही a स्कूल गोइंग पर्सन, इज ही a रिच पर्सन, इज ही बिलोंग टू वर्किंग क्लास, कौन है ये। इसको अगर आपने सबवे का सैंडविच बेचना है तो डू यू थिंक ही विल बी इंटरेस्टेड इन इट, एंड इफ नॉट, व्हाई नॉट। However, if you want to sell Big Mac, do you think he will be interested? If yes, then why? क्या आप सिर्फ इसके मोटापे को देख के कह रहे हैं कि जस्ट बिकॉज ही इज ईटिंग बर्गर एट द मोमेंट आप ये कह रहे हैं कि जी ये बर्गर खरीदेगा। What are the other things which this customer probably has in common with other customers कि जिसको आपको देखना है, उसका अपने एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करना है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन अभी आप ये समझें कि क्या क्या चीज़ें, जिन चीज़ों का आपने एनालिसिस करना है स्ट्रेटजी बनाते हुए। It is crucial to know the customer journey. The series of, so by the way, what is actually a customer journey? Uh, it means that the series of steps which customer takes to buy the product. आइए मैं ज़रा आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कस्टमर जर्नी है क्या। इट्स अ वेरी गुड वीडियो। Customer journey in short is actually the number of steps a customer takes to reach at the point where the customer is using your product. It is very important when it comes to digital marketing strategy. Let's have a look at the video first. Every touch point between you and your client makes up the customer journey. It's up to you to provide an effortless and highly personalized experience from the moment your client books an appointment, visits your center, and until their next visit. The right tools can help you elevate the entire journey. Today, clients expect more at every touch point, starting with the booking experience. They want to be able to call the front desk, but also book online through a laptop, tablet, and phone. They expect the convenience to book when they want to, whether it's after you're closed or just moments before they walk in. The right technology supports your clients and staff. For example, when a provider runs into a client, he can easily schedule an appointment directly from his phone. The client receives the appointment details, which helps you avoid no-shows and cancellations. That effortless experience continues during the visit. The client would have already received your intake form via email to fill out at her convenience. When she comes in, your front desk simply verifies the data and captures a digital signature. The form is stored with the client's profile, which makes it easy to access for future appointments and easily accessible if you have multiple locations. As soon as the front desk checks the client in, the service provider is notified. He can capture consultation data for a new client, and for an existing client, access her visit history, preferences, and notes. If the client wants the same color treatment from her last visit, your staff is equipped to deliver. For a provider that sees hundreds of clients a month, this makes it possible to make every client's interaction personal. The provider has other tools at his fingertips as well. He can add additional services while the customer is still in the chair and can capture notes for the service, whether it's color codes, massage preferences, or storing pictures to track treatment progress. And finally, at the end of the service, the provider can create customized home care instructions that include product recommendations. In effect, checkout is quick and seamless for your client. The journey continues after the visit. This could mean that if a client came in to address dull skin, you continue a meaningful conversation with a series of emails. Or ensure that clients receive a reminder to come back in for their next visit. Whether it's 6 weeks after a color treatment, 8 weeks after a waxing, or time to use a monthly membership benefit. You can also send targeted upsell and cross-sell offers based on a client's visit history. With Zenoti, you can automate highly personalized emails, text messages, and push notifications so that each one of your clients receives the right message at the right time. Find out how you can elevate your entire customer journey with Zenoti. अब वीडियो आपने देख ली। अब अगर इस पिक्चर को मैं आपको दिखाऊं और उस वीडियो जो आपने देखी है उसको आप देखें तो कोई कनेक्शन या कोई लिंक आपको नजर आ रहा है? एक स्टाइलिश, वेल अवेयर फैशन वुमन who goes to a salon, और सलोन के पास इस पर्टिकुलर वुमन की
सारी की सारी कस्टमर जर्नी मैप हुई हुई है उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जिसके बारे में अभी वीडियो के अंदर बताया गया कि जैसे ही वो जाके बैठी है, उसने अपना नाम या अपना मोबाइल नंबर बताया तो एकदम उसका पूरा जर्नी मैप खुल गया है कि जिसके अंदर वो कब आई थी, उसने कौन सा कलर डाई करवाया था, और क्या क्या सर्विसेज ली थी। तो ब्रांड क्या कर रहा है, सैलून क्या कर रहा है, और जब बैठेगी तो उसको कहेगी जी हम क्या इस बार भी आपका मैनिक्योर पेडिक्योर कर दें, क्या हम आपको ये वाली सर्विस भी दे दें। क्यों? क्योंकि बिकॉज शी हैज टेकन दो सर्विसेज बिफोर एंड बिकॉज शी इज सेटिस्फाइड, दैट इज वाई शी केम बैक। तो कस्टमर जर्नी फिर क्या हुई कि कस्टमर जर्नी स्टार्ट होती है सबसे पहले अवेयरनेस से। एक कस्टमर अवेयर हुआ, कस्टमर ने अवेयरनेस के बाद कंसिडर किया उस प्रोडक्ट को, कंसिडर करने के बाद उसको एवेल्युएट किया और उसके बाद उसको बाय किया। जब बाय कर लिया तो या तो यहाँ वो लूज हो गया इस जगह के ऊपर, या वहां से लॉयल्टी लूप शुरू हो गया जिसमें बॉन्ड क्रिएट हो गया बिटवीन ए कस्टमर एंड ए ब्रांड। और वो जब बॉन्ड क्रिएट हो जाता है वो फिर एडवोकेट बन जाता है। कभी आपने लड़ाई होते हुए देखी है बिटवीन आईफोन यूजर्स एंड सैमसंग यूजर्स, एंड्रॉयड यूजर्स ऑन द इंटरनेट। उसकी वो इस जगह ये वाला पॉइंट है जिधर लड़ाई हो रही होती है, बिकॉज देयर इज अ बॉन्ड दैट इज बीइंग क्रिएटेड बिटवीन अ ब्रांड एंड ए प्रोडक्ट। तो एडवोकेसी शुरू हो जाती है कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है, नहीं वो प्रोडक्ट अच्छा है। एंड व्हेन यू नो द कस्टमर जर्नी, यू नो कि अवेयरनेस क्यों की किस जगह के ऊपर हो रही है, कौन सी रोड लेता है कस्टमर, कहाँ से रोज गुजरता है। जिस कस्टमर को मैं टारगेट कर रहा हूँ वो कहाँ से रोज गुजरता है, मुझे कैसे टारगेट करना है, उसको बिलबोर्ड के थ्रू टारगेट करूँ या उसको एसएमएस भेजूँ जब वो मेरे रेस्टोरेंट के सामने से गुजरे। अब इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स देयर इज अ टूल किट, और ये टूल किट के अंदर ये वाले क्वेश्चंस हैं कि जिनके आपने आंसर्स लिखने हैं और इन क्वेश्चंस को आपने कंसिडर करना है इन ऑर्डर टू डेवलप योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। हु आर दे, कौन है वो लोग, कौन है आपके कस्टमर्स, वेयर आर दे, किधर हैं, हाउ आर दे, कैसे हैं, व्हाट डू दे वांट, व्हाट डू दे रियली वांट, व्हाई डू दे वांट व्हाट दे वांट। ये 3 क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं, इनको गौर से पढ़ें और समझें। उनको चाहिए क्या, उनको एक्चुअली क्या चाहिए। आईफोन 12 खरीदा किसी ने 2.5 लाख रुपए का, सबसे पहले आप उसे पूछेंगे तो कहेगा जी इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, हालांकि उसके बाद आईफोन 11 था उससे पहले। तो डज ही रियली वांट फीचर्स ऑफ द फोन? देन यू डिग मोर, यू डू रिसर्च, आप फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज इट दैट दिस कस्टमर्स वांट। मे बी इट इज a sign of show off, maybe it is a sign of prestige, maybe it is a sign of telling other people कि look I have money। एंड लास्ट के अंदर व्हाई डू दे वांट व्हाट दे वांट, उनको क्यों चाहिए वो सब चीज़ें जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर वो लेना चाह रहे हैं। जब आपके पास इन तमाम चीज़ों के आंसर होंगे, एंड दिस इज बाय द वे टूल किट, दिस इज ए कस्टमर एनालिसिस टूल किट। जब आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं और उसमें आप कस्टमर एनालिसिस लिखेंगे तो इस टूल किट को यूज़ करेंगे। तो जब आप इस टूल किट को यूज़ करें तो यू विल हैव द आंसर ऑफ व्हाट योर कस्टमर इज डूइंग एंड हु योर कस्टमर्स आर, और वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। अब मैंने जब कंपेरेटर की बात की थी तो मैंने ये लोग की एग्जांपल दी, और मैं इसमें आपको कहता कि यू हैव टू बी वेरी वरीड अबाउट द कंपेरेटर्स, बल्कि यू हैव टू बी वेरी वेरी वरीड अबाउट द कंपेरेटर्स। व्हाई एम आई सेइंग कि यू हैव टू बी वेरी वरीड अबाउट द कंपेरेटर्स? उसकी वजह ये है कि कंपेरेटर्स जो हैं वो डेली तौर के ऊपर चेंज हो रहे हैं। डिजिटल लैंडस्केप में नए कंपेरेटर्स आ रहे हैं, तरह तरह के कंपेरेटर्स आ रहे हैं। कई कंपेरेटर्स के बारे में आपने सोचा भी नहीं होता, एंड दे एग्जिस्ट। और when you try to compare those competitors with your own brand, you आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार मैं इस कंपेरेटर से कैसे उससे कम्पीट करूंगा। ये लोग ही मैंने आपको एग्जांपल दी, वो 150 रुपए में 150 रुपीज़ में एक शर्ट बेच रहे हैं इंटरनेशनल ब्रांड की, आप एक शर्ट मैन्युफैक्चर 800 रुपीज़ में करवा रहे हैं लोकल। हाउ आर यू गोइंग टू कम्पीट? So it requires your time, your focus and your attention. Do not leave your competitors alone. You study them. How do you study? What is the toolkit? First of all, know what they are offering and how are they offering. ऑफर क्या कर रहे हैं और कैसे ऑफर कर रहे हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। What is the value? हम वैल्यू की बात करते हैं मार्केटिंग में, प्रोडक्ट सर्विस का ज़माना चला गया, आप वैल्यू की बात करें। ELO probably is not giving me a cheap shirt. ELO is giving me a value that it is cheap, you can buy it from your home,
You can easily return your product. We will not ask any question. We will refund your money if you're not happy. This is the value which they are offering. So you look at your competitor, at least 3 competitors जो आपके direct competitors हैं, and then you analyze them. आप toolkit के through उनको analyze करें. Can you learn from them? Very important. What can you learn from them? आपको उनसे सीखना चाहिए. क्या सीखेंगे आप उनसे? कहाँ से कपड़े बनवाते हैं अगर कपड़ों का ब्रांड है? कहाँ से स्क्रीन बनवाते हैं अगर मोबाइल फ़ोन का ब्रांड है? कहाँ से सोर्स करते हैं लेदर को अगर वो जूते बनाते हैं? ये तमाम चीज़ें आप लर्न करें, आप रिसर्च करें. जब आप कंपेटिटर को इन एंड आउट तरीके से जानेंगे तो इन तमाम चीज़ों के आंसर आपके पास आ जाएंगे. कैन यू चैलेंज देम? आपने उनके साथ दोस्ती करनी है, उनको चैलेंज करना है. ज़रा सर्च करके मुझे बताएं कि आईफोन की जो स्क्रीन है वो कौन सी कंपनी बना के देती है. तो कैन यू चैलेंज द कंपेटिटर, और इज इट अ गुड वे टू चैलेंज द कंपेटिटर? दैट्स अनदर क्वेश्चन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर दे मोर इंफॉर्मेशन डायनामिक देन यू? आर दे मोर इंफोडायनामिक? इंटरलूप नाम की कंपनी है पाकिस्तान के अंदर. इंटरलूप, INTERLOOP. They only make one thing. They manufacture socks. And they are the biggest manufacturer in the whole world. I'm not saying Pakistan. I'm not saying Asia. I'm not saying South Asia. I'm saying in the whole world. They're making it for Adidas. They're making for Nike, Puma, Fruit of the Looms, all the big brands. They are the biggest manufacturer of socks. And they are sitting in Pakistan. They're not in Lahore. They're not in Karachi. They're not in Islamabad. They are in Faisalabad. तो जो शायद आप में से कुछ लोग जो सुन रहे हैं उनको पता भी ना हो ये कौन सी सिटी है. फैसलाबाद, which is known as the Manchester of Pakistan. How they do it? They're highly infodynamic. आज से 15 साल पहले उन्होंने जो अपने सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए, IT सिस्टम्स, वो आप जाके कुछ कंपनी कंसिडर कर रही हैं कि हम इंट्रोड्यूस करने चाहिए. मूडल आज से 30 साल, 25 साल, 20 साल पहले शायद यूनिवर्सिटीज़ में इंट्रोड्यूस हो चुका था. लर्निंग सिस्टम जिसको हम कहते हैं, या ब्लैक बोर्ड है, या मूडल है, जो भी लर्निंग सिस्टम है. क्या पाकिस्तान में वो उसी तरीके से, उसी स्पीड से आया, या अभी पिछले 10-15 साल में उसका इंट्रोडक्शन हुआ? You need to find out how infodynamic your competitor is and how infodynamic you are. अब जब भी आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो मैंने आपको कहा है कि कंपेटिटर के बारे में आपको पता होना चाहिए. तो इस तरह की पिक्चर्स आपको कहाँ नज़र आती हैं ज़्यादातर? आप फेसबुक पे बैठे हैं, फेसबुक पे सर्च कर रहे हैं, आपको एकदम एड्स आना शुरू हो जाती हैं. तो आप देखें कि 799 में आपको एक बंदा जीन्स की पैंट भी बेच रहा है, फिर एक सूटकेस भी ऐड भी नज़र आ रही है, फिर शर्ट्स की ऐड भी नज़र आ रही है. buy one get one free in just $9.99. So there are a lot of competitors which you have to compete. लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप हर कंपेटिटर से कंपटीशन करें, आप कर भी नहीं सकते. So you pick up 3 competitors कि जिनको आपने डायरेक्टली compete करना है, जिनसे आप कन्विंस्ड हैं, और जिनसे आप कन्विंस्ड हैं उनसे लर्न भी करें, उनको चैलेंज भी करें, और उनसे लर्न करके चैलेंज करके आप भी प्रोडक्ट के अंदर अपना प्रॉफिट कमाएं और उनको भी कमाने दें. तो अब लास्ट के अंदर स्टेप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है? नंबर 1, यू डू ए कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस. आई क्विकली गो थ्रू इट. नंबर 1, सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट पेस्ट के थ्रू करें. एनालिसिस 2, ब्रांड यूजफुलनेस का कॉन्टेक्स्ट जो ब्रांड पिरामिड दिखाया है उसके थ्रू करें. नंबर 3, हु आर योर कस्टमर्स, जो भी टूल किट मैंने आपको दिखाई. और नंबर 4, हु आर योर कंपेटिटर्स, अगेन यूज द सेम टूल किट. ये चारों चीज़ें यूज़ करके, चारों के टूल्स मौजूद हैं, चारों टूल्स मैंने इस लेक्चर में आपको बताए हैं. आपने स्टेप नंबर 1 करना जो है कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस. जब कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस हो जाएगा तो स्टेप नंबर 2 पे आप आएंगे जो है वैल्यू एक्सचेंज का एनालिसिस. व्हाट कैन यू ऐड टू द मार्केट, दैट्स द एनालिसिस नंबर 1. जब आपको पता लग गया कि मेरा ये कॉन्टेक्स्ट है जिसमें मैं ऑपरेट करने लगा हूँ, तो यू नीड टू देन फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली कैन यू ऐड टू द मार्केट. मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ. Analysis 2 देखें, what is the value which you are proposing. Number 1, what can you add? Number 2, what is the value. ये 2 एनालिसिस करेंगे आप. फिर नंबर 3 पे आप एनालिसिस करेंगे, is it any different than the competitors. मैंने
एग्स का बिजनेस शुरू करना है, सो आई एम गोइंग टू ऑफर ऑर्गेनिक एग्स टू द मार्केट. Okay, what is the value which you are proposing? I am proposing that these eggs are organic, they are healthy, they are coming from a very good source, they have been packaged in a beautiful way, and we are going to deliver you for free wherever you are in this particular city. So this is the value. Is it any different than the competitor? You have done the competitor analysis, so this part should be very easy for you. You list the point of differences with the competitors. अगर उसमें point of difference मौजूद नहीं है, that particular digital marketing strategy is going to fail, because then the customer will be confused कि आपके product में दूसरे product में फर्क क्या है. Step number 3, then you make objectives and KPIs. Objectives हमेशा smart होने चाहिए, आपके specific होने चाहिए. Objectives का पहला analysis है, what are you trying to achieve? You have to mention exactly, and then how will you know that you are successful? You need to find out the answers of these two things जब objectives बना रहे हैं. Tactics में कौन से tools हैं which you will use to meet your specific objectives? Tools के आगे मैंने लिखा है औजार, हथौड़ी यूज करेंगे, हैमर यूज करेंगे, स्क्रू ड्राइवर यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? ये हैमर और स्क्रू ड्राइवर का मतलब क्या है? फेसबुक है, लिंक्डइन है, वो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो जो बंदा सर पकड़ के खड़ा होता है ना स्टार्ट में लेक्चर के कि इतने ज़्यादा टूल्स हैं, मैं कौन सा टूल यूज़ करूँ, कौन से टूल्स यूज़ करेंगे, क्या टैक्टिक्स होंगे आपकी. KPIs आर डिटरमाइंड पर टैक्टिक विद एन आई ऑन द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव. कैसे पता लगेगा आप सक्सेसफुल हैं? और लास्ट में टारगेट्स हैं. Targets are the specific values that are set for your KPIs to reach within a specific time period. हमने अगले 15 दिनों के अंदर अपने फेसबुक पे 15,000 लाइक्स लेके आनी है. That is your target. So objective directly has to relate with the target that you are setting. अब ये क्विकली आप स्लाइड को देख लें. For example, your objective is you have to increase sales through e-commerce platform, वेबसाइट के थ्रू, by 10% within the next 6 months. तो आपको पता है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उसमें 10% आपने इंक्रीज लेके आनी है अगले 6 महीनों में. टैक्टिक, यू यूज सर्च एडवर्टाइजिंग एंड यूज फेसबुक ब्रांड पेज. KPI, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक का KPI होगा नंबर ऑफ कमेंट्स एंड शेयर्स ऑन कैंपेन स्पेसिफिक पोस्ट. और टारगेट आपका होगा फेसबुक रिलेटेड कि मैंने 50 कमेंट्स लेके आने हैं और 10 शेयर्स लेके आनी है एक कैंपेन के ऊपर एक हफ्ते में. तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक द ऑब्जेक्टिव्स एंड टैक्टिक्स फॉर ईच ऑब्जेक्टिव विच यू आर मेकिंग. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट. और लास्ट में टैक्टिक्स एंड आउटकम, इसको ऑन योर ओन यू व्यू इट. आई हैव लिस्टेड डिफरेंट टैक्टिक्स एंड डिफरेंट आउटकम्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सेल्स को बढ़ाना है और कस्टमर रिटेंशन करनी है, कस्टमर एक्विजिशन करनी है, तो उसके लिए सर्च एडवर्टाइजमेंट इज़ प्रॉबेबली द राइट टैक्टिक. अगर आपने ब्रांडिंग और एक्विजिशन करनी है सिर्फ, तो उसके लिए ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट इज़ द राइट टैक्टिक. सेल्स एंड ब्रांडिंग, एफिलिएट मार्केटिंग जिसमें आप एफिलिएट कर लेते हैं अपने आप को किसी दूसरे ब्रांड के साथ. ब्रांडिंग, कस्टमर रिटेंशन एंड वैल्यू क्रिएशन करनी है तो वीडियो मार्केटिंग है. ब्रांडिंग, वैल्यू क्रिएशन, पार्टिसिपेशन, उसमें सोशल मीडिया है क्योंकि कस्टमर कंटिन्यू से एंगेज कर रहा होता है. और लास्ट में अगर आपने कस्टमर को रिटेन करना है सिर्फ और वैल्यू क्रिएशन करनी है तो ईमेल मार्केटिंग. अब ईमेल्स कर रहे होते हैं, कस्टमर को रिमाइंड करा रहे होते हैं और रिटेन कर रहे होते हैं. तो डिफरेंट टैक्टिक्स हैं, डिफरेंट फ़ायदे हैं. तो डिपेंडिंग ऑन वट एवर योर आउटकम इज़ ऑफ योर कैंपेन, जो आपने सेट किया, ऑब्जेक्टिव सेट किया है, उसकी बेस के ऊपर आप टैक्टिक डिसाइड कर रहे होते हैं कि मैंने ये वाली टैक्टिक करनी है. लास्ट स्टेप, मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन. You monitor, you always monitor. आप एक कैंपेन बना के उसको छोड़ नहीं देते, स्ट्रेटजी बना के उसको छोड़ नहीं देते. आपने मैकेनिज्म क्रिएट करना है कि हम मॉनिटर कैसे करेंगे. हम रोज़ाना रात को 12 से 1 बजे अपनी कैंपेन्स को मॉनिटर करेंगे. कैसे करेंगे? एनालिटिक्स के थ्रू. हम उस मॉनिटरिंग की बेस के ऊपर ऑप्टिमाइज करेंगे अपने आप को और फिर चेंज करेंगे. चेंज इज समथिंग विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि चेंज इज़ इनएविटेबल. कोरोना वायरस कोविड-19 ने पूरी दुनिया के अंदर कई बिजनेसेस को चेंज कर दिया. कई बिजनेसेस ने उन चेंजेस को अडॉप्ट किया, कई बिजनेसेस ने उसके ऊपर रोना धोना शुरू कर दिया कि जी हम तो काम कर ही नहीं सकते. जिन्होंने अपने आप को चेंज किया, दे आर स्टिल सक्सेसफुल, प्रॉबेबली मोर सक्सेसफुल. जिन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया,
दे आर नॉट सक्सेसफुल। तो अपने आप को चेंज करें, अपने बिजनेस के अंदर, स्ट्रेटजी के अंदर इस चीज़ को डालें कि हम बेस्ड ऑन द फीडबैक, बेस्ड ऑन मॉनिटरिंग अपने आप को चेंज करेंगे, और कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में भी आपने लिखना है। अब लेट्स हैव अ लुक एट द वीडियो कि हाउ दिस प्रोफेसर reacted to COVID-19 situation, how she changed and improved the learning experience of her customers. I just wrote on the Lightboard, and then I can integrate different colors, which will be great when I'm doing graphs for this class. My name is Professor Emily Nix. I teach microeconomics at USC. Classes are always easier to learn from if they're super engaging. And that's what I wanted to bring to the online experience. Okay, and this is a very, very important issue in our country right now. Lightboards seemed to be the way to do it, but they were incredibly expensive. Ready? Trying. So my solution was to just build my own. I had access to my dad's garage, so I was able to use his power tools. You need a piece of plexiglass, you need some wood to make the frame, and you need some nails to nail the frame together. You also need an LED lighting strip, which is what allows the text to glow through the glass. I am actually amazed at how well it turned out. The students really like it. It's a really cool invention. She simultaneously has the PowerPoint with the Lightboard, so you can see both the things at once. And so it's just like easy to connect where she's going. So online teaching is a bit different from face-to-face, and then it's a whole production. So I have two screens. I'm running Zoom and watching the chat and interacting with the students through the chat. I'm moving the slides, I'm switching between different inputs. I also had to learn a little bit about how to light myself properly. So I have one key light shining on me, and I have two lights to the side of me. Another thing I did to make my class a little more dynamic is to make some animated intros, and it's just a little fun to start the class that way. Since I posted about this on Twitter, tons of instructors have actually emailed me to let me know they've now built their own Lightboards. I first saw Emily's practice video where she said, hey, this is what my students are going to see this semester. And I thought, oh my gosh, I need that. So I went ahead and made a video of myself making one of these Lightboards, in part inspired by Emily. It took me 30 minutes to make. So here at USC, we believe that our students deserve the best possible product. We're in a pandemic. We can't change that. But what we can do is try and make this the best experience possible for all of us.